हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब होता है लिंग का निर्धारण। जब किसी जाइगोट का फॉर्मेशन होता है तो अगर ह्यूमन की बात करें या अन्य एनिमल्स की बात करें तो या तो ये मेल होगा या फीमेल होगा। हम यहाँ पर ह्यूमन की बात करते हैं तो इनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जाता है। दोनों में अलग अलग प्रकार के जो है अंग इसके लिए डेवलप होते हैं। तो ये किस प्रकार से जो है कैसे कोई बेबी गर्ल होती है, कैसे कोई बेबी बॉय होता है, उसको हम लोग समझते हैं। तो ह्यूमन में टोटल 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो टोटल 46 क्रोमोसोम्स में 24 पेयर्स जो हैं वो होते हैं ऑटोसोम्स, और एक पेयर जो होता है वो होता है हमारा सेक्स क्रोमोसोम। तो 22 पेयर्स हम लोगों ने ले लिया जो कि हमारे ऑटोसोम्स थे, और एक पेयर हम लोगों ने ले लिया जो कि सेक्स क्रोमोसोम थे। जब ये फीमेल की कंडीशन होगी तो फीमेल में ये जो होंगे वो दोनों एक्स एक्स होंगे, और जब मेल की कंडीशन होगी तो 22 पेयर ऑटोसोम्स होंगे और साथ ही होगा एक्स और वाई। यहाँ पर 22 पेयर्स हैं, तो इसको हम लोग इस तरह से ले सकते हैं कि इसको हम लोग 44 कर देते हैं। अब जो स्पर्म है, एग है, उसका जब फॉर्मेशन होता है तो रिडक्शन डिवीजन हो जाता है। रिडक्शन डिवीजन में क्रोमोसोम्स की संख्या आधी हो जाती है, तो यहाँ पर ऑटोसोम्स भी आ जाएंगे कितने 22, और इसमें भी ऑटोसोम्स आ जाएंगे 22। जब फर्टिलाइजेशन होगा तो मेल जो है, मेल में दो कंडीशन है, या तो इसके साथ एक एक्स आएगा और यहां पर एक ही कंडीशन है एक्स ही आएगा। तो यहां पर जब फर्टिलाइजेशन होगा तो यहां पर 22 प्लस 22 44 फिर से हो जाएगा, और यहां पर बन जाएगा एक्स। इस प्रकार का फर्टिलाइजेशन होगा तो यहां पर जो बेबी गर्ल पैदा होगी। वहीं पर अगर जो मेल है उसमें एक दूसरी कंडीशन है, 22 ऑटोसोम्स और एक वाई क्रोमोसोम्स आ सकता है, मगर फीमेल में यहां पर फिर से 22 पेयर ऑटोसोम और एक जो है सेक्स क्रोमोसोम वो भी एक्स आएगा। ऐसी कंडीशन में जो जाइगोट बनेगा वो मेल होगा और ये होगा एक्स और वाई। तो इस प्रकार से लिंग का निर्धारण होता है। तो अगर ये कहा जाए कि फीमेल जो है लड़की या लड़के के लिए कितनी रिस्पॉन्सिबल है, तो बिल्कुल नहीं। लड़की या लड़के के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है मेल, क्योंकि वाई क्रोमोसोम सिर्फ मेल के पास है, फीमेल के पास नहीं है। तो जो ये सेक्स डिटरमिनेशन की जो खोज की थी वो मैकलर ने की थी, और जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं उनको एलोसोम्स भी कहा जाता है। जैसे जो ऑटोसोम्स हैं तो सेक्स क्रोमोसोम को एलोसोम्स भी कहा जाता है। अगर हम लोग देखें तो इसमें कई प्रकार के और भी टर्म हैं, जैसे कि सेक्स लिंक कैरेक्टर। तो कुछ कैरेक्टर होते हैं जो कि सेक्स से जुड़े होते हैं। अगर मेल की बात करें, फीमेल की बात करें, तो इसमें बहुत सारे कैरेक्टर होंगे जो कि या तो फीमेल में जो है देखने को मिलेंगे या तो मेल में ही देखने को मिलेंगे। ज्यादातर जो जेनेटिक डिजीज होती हैं वो एक्स जो है से एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड होती है। कुछ होती है जो कि वाई लिंक्ड होती हैं। अगर हम लोग देखें ऐसे जो लक्षण होते हैं मेल से मेल को ही ट्रांसफर होते हैं, जैसे बार्डनेस की अगर बात करें, गंजापन पिता में होगा बच्चे में होगा, या इसको हम लोग अगर देखें तो हाइपरट्राइकोसिस, कान के ऊपर जो है बड़े बड़े बाल आ जाना, ये सिर्फ मेल में होता है, तो ये पिता से बच्चे को ट्रांसफर होता है। तो ये भी एक प्रकार का लक्षण है जिसको कि हम लोग सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर कह सकते हैं। कलर ब्लाइंडनेस की बात करते हैं तो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो इस प्रकार की एनोमली हो जाती है जहां पर एक्स क्रोमोसोम में डिजीज आ जाती है, कलर ब्लाइंडनेस की। ऐसे लोग जो होंगे ये रेड और ग्रीन कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोग जहाज में या रेल के, कार के ड्राइवर, इन सब में इसके लिए अनफिट होते हैं। ऐसे लोगों में
जो डिफरेंशिएशन की जो क्षमता है वो बहुत ही कम होती है। और ऐसे लोग जो मेल होते हैं उनकी कलर ब्लाइंड होने की संभावना ज्यादा होती है। अगर 100 व्यक्ति कलर ब्लाइंड है तो उसमें मेल जो होगा 90 होगा या 95 होगा, फीमेल की जो संख्या होगी वो 5 से 10 होगी, क्योंकि फीमेल जो होती है सिर्फ वाहक होती है, कैरियर होती है, डिजीज नहीं लेती। हीमोफीलिया की बात करें, हीमोफीलिया को रॉयल डिजीज भी कहा जाता है या इसको ब्लीडर्स डिजीज भी कहा जाता है। इस बीमारी में व्यक्ति के खून में थक्का नहीं जमता। वैसे सामान्यतः कोई कट या चोट लगने पर जो थक्का है वो 2 से 7 मिनट में जम जाता है, लेकिन अगर हीमोफीलिया के डिजीज से कोई व्यक्ति प्रभावित है तो उसका खून का थक्का बनने में आधा घंटा से लेकर 24 घंटे तक लग सकता है, और एक्यूट कंडीशन अगर होगी तो उसमें उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इसके बाद अगर हम लोग देखें सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स की अगर हम लोग बात करें, तो अगर सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स की बात करें तो जो जानवर होते हैं जैसे पीकॉक के कलरफुल जो है विंग्स, या जो नर है जो बैल की जोड़ी होती है उनकी सींग, मुर्गे की कलगी, आदमियों में दाढ़ी मूंछ, इस प्रकार के जो कैरेक्टर हैं वो सिर्फ एक जो है सेक्स पर ही आते हैं। तो ये जो कैरेक्टर होते हैं ये सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर कहलाते हैं। इसके बाद सेक्स इन्फ्लुएंस स्टेट है, जैसे कि बार्डनेस है तो फीमेल में देखने को नहीं मिलेगा और मेल में देखने की संभावना ज्यादा होती है। कुछ प्रकार के क्रोमोसोमल एब्रेशन होते हैं, कभी कभी क्रोमोसोम्स में ऑटोसोम्स या सेक्स क्रोमोसोम की संख्या कम या ज्यादा हो जाती है। इसमें जब कभी 1 या 2 क्रोमोसोम्स की संख्या में परिवर्तन होता है तो हम लोग इसको एनिप्लॉइडी बोलते हैं, जो कि कई प्रकार से हो सकती है। इसमें डाउन सिंड्रोम में जो होता है 21वीं जोड़ी का जो ऑटोसोम है वहां पर जो गुणसूत्र है वहां पर उनकी संख्या 2n+1 हो जाती है। तो कुल मिला के यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स हैं टोटल 47 हो जाते हैं। ये होने चाहिए थे 46 और ये हो गए 47। तो डाउन सिंड्रोम में 21वीं जोड़ी में जो है क्रोमोसोम्स की संख्या ज्यादा हो जाएगी, तो यहाँ हो जाएगी 47। तो ऐसे जो लोग होंगे ये मंद बुद्धि होंगे, तिरछा देखेंगे, छोटे कद के होंगे, मैंगोलाइड टाइप की इनकी आंखें होंगी, हथेलियां मोटी होंगी, मुंह खुला होगा, और ज्यादातर ऐसे बच्चे जो होते हैं 16 साल की उम्र से पहले ही से उनकी डेथ हो जाती है। टर्नर सिंड्रोम की बात करते हैं। अगर यहाँ पर सेक्स क्रोमोसोम में ऑटोसोम्स की संख्या तो पूरी है मगर सेक्स क्रोमोसोम में X है और दूसरा कुछ नहीं है, वहां पे 0 आ गया, तो ऐसे कंडीशन में ये जो बर्थ होगी ये एक नॉर्मल फीमेल की तरह देखने में होगी, मगर इसमें बहुत सारी एनॉर्मी आ जाएंगी। जो ब्रेस्ट है उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, और ये एक प्रकार से जो यूनिट होते हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं, और नपुंसक होते हैं ये, इनमें कभी ये बच्चे को जन्म नहीं दे सकते। वहीं पर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की बात करते हैं, तो यहाँ पर अगर एक जोड़ी जो है यहाँ पर सेक्स क्रोमोसोम की संख्या अगर बढ़ जाए तो यहाँ पे ऑटोसोम्स 44 है और यहाँ पर XY हो जाए, तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा X हो जाए, तो इस प्रकार के जो लोग होंगे वो देखने में सामान्य मेल की तरह दिखाई देंगे, मगर जो एक जोड़ी X क्रोमोसोम X अलग से आ गया है इस वजह से एक वहां पर उसको जो है ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो सकता है, वहां पर जो टेस्टिस हैं वो छोटी हो सकती हैं और स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं करेंगी। तो 500 में लगभग एक व्यक्ति इस प्रकार से जो है इस सिंड्रोम का शिकार होता है। यूप्लॉइडी की बात करते हैं, तो यूप्लॉइडी से पहले समझते हैं कि कभी कभी क्या होता है एक्स क्रोमोसोम या वाई क्रोमोसोम की संख्या काफी ज्यादा हो जाती है, एक्स हो गई, वाई हो गई, तो इस प्रकार के लोग सुपर मेल या सुपर फीमेल कहलाते हैं। ये लोग ज्यादातर मंदबुद्धि होते हैं, बांझ होते हैं, स्टेराइल होते हैं, क्योंकि वहां पर एनॉर्मी आ गई है।
यूप्लाइडी या जो है यूप्लाइडी की बात करते हैं हम लोग, तो ये दो प्रकार की होती है, ऑटो ऑटो पॉलीप्लॉइडी, एलो पॉलीप्लॉइडी। इसमें जो संख्या है वो बढ़ती है n नंबर में, तो 2n की जगह अगर 3n हो जाए, 4n हो जाए, 5n हो जाए, तो इस प्रकार की कंडीशन होती है, ह्यूमन में देखने को नहीं मिलती है। हम लोग फसलों में इसको देखते हैं, जैसे कि ट्रिटिकेल है, तो ट्रिटिकेल एक प्रकार का जो है हमारा बनाया गया कृत्रिम वो है, जिसमें वीट और राई का हम लोगों ने संकरण कर रखा है, वो इस प्रकार की एक फसल है। उसी प्रकार से जो बनाना है, केला है, वो भी ऑटो जो है ऑटो यूप्लाइडी का होता है, इसके इस वजह से उसके अंदर बीज का फॉर्मेशन नहीं होता है। और इसके अलावा बहुत सारे जो है प्रयोग किए जाते हैं, जिससे कि बीज जिन पौधों में नहीं चाहिए, जैसे फलों में हमें बीज नहीं चाहिए, वहां पर भी हम लोग इसको बना देते हैं। म्यूटेशन की बात करते हैं। म्यूटेशन वो प्रक्रिया है जिसमें डीएनए या आरएनए के सीक्वेंस में कोई परिवर्तन आ जाए और जो है उसमें कोई चेंज आ जाए। वो डीएनए रेप्लिकेशन में हो सकता है, डीएनए पॉलीमरेज भी हो सकता है, किसी जगह हो सकता है। ये किसी प्रकार से इंड्यूस्ड भी हो सकता है, जैसे कि एक्सरेज की वजह से या यूवी रेज की वजह से। इसीलिए अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है और वो अल्ट्रासाउंड रूम है, या अल्ट्रासाउंड रूम के आसपास अगर कहीं एक्सरे रूम होता है, तो वहां पर लिखा होता है कि प्रेग्नेंट लेडी यहाँ पे ना आए, तो मतलब वहां पर उनको रोक दिया जाता है, क्योंकि इस प्रकार के म्यूटेशन होने की संभावना ज्यादा होती है। इसी प्रकार से जब हम लोगों ने देखा कि हिरोशिमा और नागासाकी में बमबार्डिंग हुई, तो वहां पर बहुत सारे रेडिएशन निकले, जिससे कई प्रकार के म्यूटेशन हुए और लोगों में कई प्रकार की उससे अपंगता आ गई। ज्यादातर जो म्यूटेशन होते हैं, 99% जो म्यूटेशन है वो हानिकारक होते हैं, 1% म्यूटेशन ही ऐसा होता है जो कि हमारे लोग के लिए लाभदायक होता है। ये सभी सवाल आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ध्यान रखें। थैंक यू।